बेटा हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है बेटा, आप सबको पता है जीएसटी हमारे क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वैसे मैं आप सबको बता दूं, हम लोग सप्लाई चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले कुछ लाइक एक फंडामेंटल चैप्टर आता है बेसिक्स का हमारा जीएसटी का। लेकिन हम लोग को वो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे वो चैप्टर। हम लोग पहले ना कॉन्सेप्चुअली जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स उससे शुरू करते हैं ताकि आपको जीएसटी में थोड़ा इंटरेस्ट आए। वो थोड़ा थ्योरी चैप्टर है तो वो हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो बेटा चलो शुरू करते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। फंडामेंटली सब कुछ आपका क्लियर होएगा। ध्यान से सारे लेक्चर्स देखो, सुनो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है बेटा, जीएसटी हमारा क्या है, कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, आप सबको पता है हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 से। हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था पूरे इंडिया में। ठीक है, अब बेटा इसके पहले ना कुछ और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लॉस थे। ठीक है, बिफोर जीएसटी, आफ्टर जीएसटी। तो बिफोर जीएसटी ना हमारे कुछ और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लॉस थे, जैसे कि हमारा था एक्साइज, फिर था हमारा वैट, फिर था हमारा सर्विस टैक्स। ठीक है, ऐसे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स के लॉस थे। इनडायरेक्ट टैक्स आप सबको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कस्टमर से इनडायरेक्टली लिया जाता है। जैसे कि हमारा डायरेक्ट टैक्स कैसे है, कस्टमर अपना रिटर्न फाइल करेगा और गवर्नमेंट को अपना डायरेक्ट टैक्स पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स कस्टमर की जेब से चले भी जाएगा और कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन लिया, मान लो मैंने पेन 2000 रुपए का लिया था। ठीक है, इसमें ऑलरेडी 2000 में मेरा इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड था, ये मैंने जाकर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, गवर्नमेंट को मिल गया वो ऑलरेडी। ठीक है, ऐसा हमारा इंडायरेक्ट टैक्स होता है। इंडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम और डिटेल में आगे आगे पढ़ते रहेंगे और आपको बहुत कुछ तो पता भी होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं कि पहले क्या लॉस थे और जीएसटी के बाद में क्या हो गया। ठीक है, तो जो पहले ये वाले जो लॉस थे ना बेटा, इसमें इंडायरेक्ट टैक्स लगाने के इवेंट, मतलब इंडायरेक्ट टैक्स चार्ज होने के इवेंट सब अलग अलग थे। इवेंट से मेरा क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्साइज लगाना है गवर्नमेंट को, अगर एक्साइज लगाना है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई भी चीज कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसके ऊपर एक्साइज लगेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पेन मैन्युफैक्चर करके सेल कर रही हूँ, मैं तो मैं एक्साइज मतलब मुझे एक्साइज चार्ज करना पड़ेगा इस पे। ये मैं सिंपली सिर्फ सेल कर रही हूँ, मैं सिर्फ सिंपली सेल कर रही हूँ, मैंने कहीं से खरीदा है और फिर मैं आगे सेल कर रही हूँ, तब मेरा एक्साइज चार्ज नहीं होगा, तब बस मेरा वैट चार्ज होगा। ठीक है, समझ में? तो एक्साइज कौन लगाता था बेटा, मैन्युफैक्चरर लगाता था। तो इसके लिए इवेंट था हमारा मैन्युफैक्चरिंग, कि अगर कोई भी चीज अगर मैन्युफैक्चरर बेच रहा है तो वो एक्साइज लगाकर बेचता था। सही बात है। वैट कब लगता था बेटा, वैट हमारा सेल्स टैक्स था। मतलब अगर कोई चीज आप सेल कर रहे हो, जैसे ये पेन सेल हो गया तो वैट लगेगा, ये फोन सेल हुआ तो वैट लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा इवेंट था सेल। इवेंट का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, इवेंट से मेरा क्या मतलब है, कि ऐसी कौन सी चीज हो रही है कि आपको इंडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसी कौन सा मतलब चीज आप ट्रिगर कर रहे हो, जैसे कौन सी चीज आप ट्रिगर कर रहे हो कि आपको इंडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्साइज के केस में मैन्युफैक्चरिंग था, वैट में सेल था, सर्विस टैक्स में सर्विस रेंडर करना था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं हमारी मेरी सर्विस रेंडर कर रही हूँ तो मेरा सर्विस टैक्स लगता था। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग क्या बोलते, तो अलग अलग टैक्सेस के लिए अलग अलग इवेंट्स थे। मतलब एक्साइज के लिए जैसे हमने वो सुन लिया, मैन्युफैक्चरिंग था, वैट के लिए सेल, सर्विस के लिए सर्विस, ये सब कुछ था। ठीक है, जीएसटी के बाद क्या हुआ बेटा, गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग एक ही इवेंट रखेंगे, इवेंट का नाम दिया सप्लाई। कि अगर 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 कोई भी चीज का सप्लाई हो रहा है तो वो जीएसटी के एम्बिट में आ जाएगा।
ठीक है, मतलब उस पर जीएसटी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है जीएसटी में, सप्लाई का क्या मतलब होता है। क्योंकि बेटा अगर आपको सप्लाई समझ में आएगा तब आपको आगे जीएसटी की और भी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो इसीलिए हम लोग को जीएसटी में सप्लाई समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बेटा चैप्टर, हमारा चैप्टर का नाम है बेटा सप्लाई अंडर जीएसटी। अभी आप लोग को समझ गया टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी इज सप्लाई। आप लोग को समझ गया कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, हमारा सप्लाई है। मतलब अगर कोई भी चीज का सप्लाई हो रहा है तो उस पर जीएसटी लग सकता है या वो जीएसटी के एम्बिट में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग को बेटा सप्लाई समझने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट बोलते हैं, आप ना सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़िए। ठीक है, गवर्नमेंट ने बेटा अलग अलग एक्ट बना के रखे, हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ सेक्शन नंबर 7 हम लोग को सीजीएसटी एक्ट का बताता है कि सप्लाई क्या होता है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। ठीक है, अब ये पूरा सेक्शन पढ़ने के बाद में अपन लोग ये एग्जांपल्स पे वापस आएंगे। अभी आप लोग को कुछ मुझे बताना नहीं है कि मैम ये सप्लाई है या नहीं, क्योंकि आपको तो सप्लाई के बारे में कुछ नहीं पता है। हम लोग पूरा अभी ये पढ़ने के बाद में वापस से ये इस पे आएंगे, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स पे आएंगे और हम लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग मुझे बताओगे कि ये सप्लाई है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं। हम लोग ना तारक मेहता के कैरेक्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बनाएंगे या लिखेंगे ताकि ना हम लोग को थोड़ा सा रिलेटेबल लगे चीजें। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मिस्टर अब्दुल सोल्ड अ बुक टू मिस सोनू। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। हम आगे आगे देखेंगे ये सप्लाई है या नहीं है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, मिस्टर जेठालाल सोल्ड शेयर्स ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स टू मिसेस बबीता। ठीक है, जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स बेचे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, मिस्टर चंपक sold his land to मिस्टर सोडी। चंपक ने अपनी जमीन सोडी को बेची है। ठीक है, उसके बाद में मिसेस माधवी sold her jewelry to मिसेस दया। ठीक है, मिसेस माधवी ने अपनी ज्वेलरी सेल की है। फिफ्थ, डॉक्टर हाथी supplied his services, sorry, डॉक्टर हाथी treats his patients। ठीक है, अभी यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, अपन लोग इसमें ना लास्ट में आएंगे जब हमारा ये पूरा सप्लाई पढ़ के हो जाएगा। ठीक है बेटा, तब हम लोग देखेंगे कि ये पर्टिकुलर
एग्जाम्पल्स है वो सप्लाई के एम्बिट में आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तब तक कि आप ये थोड़े से पढ़ लो कि मैंने किस किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया। एक तो अब्दुल ने बुक सेल करी है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने जेठालाल ने शेयर सेल करे, चंपक लाल ने लैंड सेल करी है, माधवी ने ज्वेलरी सेल करी है, और डॉक्टर हाथी ने अपने पेशेंट को ट्रीट किया, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी हम लोग को सप्लाई समझना है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 7, ठीक है। सेक्शन 7 में बेटा अपने 3 पार्ट आते हैं। सेक्शन 7(1) हम लोग को बताता है सप्लाई क्या है। सेक्शन 7(1) बताता है कि क्या चीजें सप्लाई है, ठीक है। सेक्शन 7(2) हमको बताता है सप्लाई क्या नहीं है। सेक्शन 7(2) बताता है कि ये पर्टिकुलर इवेंट है, ये आपको लग भी रहा होगा सप्लाई है तो, लेकिन हम बोल रहे हैं, हम मतलब कौन, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये चीजों को सप्लाई नहीं देख गिनना है, ठीक है। सेक्शन 7(3) हमको बताता है किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, एंड किसको सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है। सेक्शन 7(2) हमको बताता है कि भाई ठीक है, ये सप्लाई में आ गया है, बराबर है, लेकिन गवर्नमेंट, हम बताएंगे, हम कौन है, हम गवर्नमेंट है, हम बताएंगे कि इसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो और इसको आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलो, ठीक है। सेक्शंस आपको याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत ही सेक्शन है जीएसटी में तो अपने आप ही याद हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने ना सेक्शन लर्न करने में। हम लोग सबसे पहले हमारा शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1। चलो, ये हमारी नोट्स है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि पहले कौन से इवेंट्स, पहले अलग अलग इवेंट्स रहते थे, जैसे कि सर्विस परचेस से अलग अलग चीज़ें होती थी, मैन्युफैक्चरिंग सेल, ठीक है। इवेंट्स अब एक ही इवेंट है सप्लाई, ये अपन ने पहले पढ़ चुके, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, सेक्शन 1 सबसेक्शन, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 सबसेक्शन, सॉरी यार बार बार वही बोल रही हूँ, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए हमको बोलता है ऑल all form of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal, made or agreed to be made for consideration by a person in course or furtherance of business। देखो बेटा, सप्लाई क्या बोलता है, पहले तो इंक्लूड बोला है, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है। ये चीजें, इसके अलावा भी चीजें सप्लाई में आ सकती है, तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उन्होंने क्या बोला, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, मतलब ये सारे फॉर्म हो गए सप्लाई के, ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी अपने को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि गुड्स और सर्विसेज का क्या मतलब है, ठीक है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई इन टर्म ऑफ सेक्शन 7 कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। देखो, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के लिए होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होना चाहिए, यहाँ लिखा है कि गुड्स और सर्विसेज का ही सप्लाई हो सकता है। अगर कोई चीज गुड्स नहीं है या कोई चीज सर्विसेज नहीं है तो अपन उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे कि वो चीज का सप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अपने को कोई चीज का सप्लाई होने देखने के लिए पहले क्या देखना पड़ेगा कि क्या वो गुड्स है या क्या वो सर्विसेज है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन। गुड्स मतलब, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है गुड्स की। गुड्स मतलब हर वो चीज जो मूवेबल है, जैसे पेन मूवेबल है, पेन गुड्स हो गया,
सॉरी, पेन गुड्स हो गया, मोबाइल मूवेबल है, मोबाइल गुड्स हो गया, ठीक है। लैपटॉप में जिस पे रिकॉर्ड कर रही हूँ मूवेबल है, गुड्स हो गया। लाइट मूवेबल है, गुड्स हो गया। तुम सुबह से उठो, तुम कितनी चीजें यूज करते हो, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मिरर, उसके बाद में पानी का बॉटल, कितनी चीजें हैं, तुम फोन, डायरी, बुक्स, सब कुछ सब कुछ सब कुछ क्या है, मूवेबल है तो गुड्स है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, काइंड मतलब हर काइंड का हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, एलपीजी गैस है आपके किचन में पड़ा, गुड्स है, ठीक है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये अपन गुड्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें से ना दो चीजें हटा दी गई है, मूवेबल तो है लेकिन दोनों दो चीजें हटा दी गई है। दो चीजें कौन सी है? सबसे पहले उन्होंने बोला कि मनी एंड सिक्योरिटीज। ये दो चीजें ऐसी है बेटा जो मूवेबल होकर भी अपन लोग इसको गुड्स नहीं बोलेंगे। मनी का मतलब क्या है बेटा? आपका मनी से क्या मतलब है? मनी अपना कैश, अपनी इंडियन करेंसी हो गई, ठीक है। फॉरेन करेंसी हो गई, इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी दोनों मनी में आ गए। बैंक ड्राफ्ट हो गया अपना, चेक हो गया, बिल ऑफ डिस्काउंट मतलब क्या बोलते हैं वो, डिस्काउंटिंग बिल, वो सब कुछ जो है मनी के डेफिनेशन में है, ठीक है। सिक्योरिटीज क्या है बेटा? सिक्योरिटीज हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कुछ हमारे सिक्योरिटीज हो गए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, शेयर सिक्योरिटीज, ये सब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, हर एक टाइप के शेयर्स हमारे सिक्योरिटीज हो गए। तो मनी और सिक्योरिटीज को छोड़कर हर एक चीज गुड्स है। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिखा था, सॉरी, यहाँ हमने एक एग्जांपल लिखा था, जेठालाल सोल्ड शेयर्स ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स जेठालाल ने बबीता को सेल किए। अभी ये जो सेल कर रहा है शेयर्स, ये गुड्स ही नहीं है, ठीक है। पहले सप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो गुड्स होना चाहिए, चीज, या सर्विस होना चाहिए। तो शेयर्स गुड्स में से भी बाहर है, सर्विसेज का अपन आगे देखेंगे। तो चलो ठीक है, इस पे अपन बाद में आते हैं। हाँ, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज अपन लोग बोलेंगे गुड्स है, ठीक है। बट इन्होंने ना दो चीजें इंक्लूड करी है इसमें, स्पेसिफिकली इंक्लूड करी है, जो कि अपन बोल सकते हैं कि ये मूवेबल नहीं है लेकिन अपन इसको गुड्स बोलेंगे। फर्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, कुछ ऐसे एक्शनेबल क्लेम है, कुछ ऐसे एक्शनेबल क्लेम है जिसको गवर्नमेंट बोलती है कि ये चीजें गुड्स में आएंगी। एक्शनेबल क्लेम का क्या मतलब है बेटा? एक्शनेबल क्लेम मतलब ऐसे क्लेम जिसके अगेंस्ट आप आगे एक्शन ले सकते हो, ठीक है। मतलब हो सकता है आपको उससे पैसे मिले या पैसे ना मिले, जैसे कि मैंने अभी इंश्योरेंस ले रखा है, सपोज मेरा लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है मैंने, ठीक है, मैं मर गई तो पैसे मिलेंगे, सही बात है। या मैंने फायर इंश्योरेंस ले रखा है, सपोज मान लो कि मैंने मेरे एक शॉप का फायर इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, अगर आग लगी तो पैसे मिलेंगे। मैंने लॉटरी ले रखी है, लॉटरी बेटा एक एक्शनेबल क्लेम है, अगर मेरे को लॉटरी लगी तो पैसे मिलेंगे, नहीं लगी तो नहीं मिलेंगे। मैं गैम्बलिंग करती हूँ, ठीक है, बेटिंग करती हूँ मैं, तो अगर मैं सपोज जीत गई तो पैसे मिलेंगे, नहीं जीती तो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम्स नहीं, उन्होंने कुछ 5-6 एक्शनेबल क्लेम्स जैसे लिख रखे हैं, वो एक्शनेबल क्लेम्स पे ही अपन उसको गुड्स बोलेंगे, ठीक है। तो हो गया इंक्लूड्स। और क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट एक्शनेबल क्लेम होगी, सेकंड growing crop, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before supply under a contract of supply। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, समझो ध्यान से। मान लो मेरे पास में एक जमीन है, ठीक है, वो जमीन पे मैं कर रही हूँ मेरे संतरे की खेती, ठीक है, ऑरेंजेस की खेती कर रही हूँ मैं। अभी ऑरेंजेस, एक एक कंपनी है जो ना ऑरेंज जूस बनाकर बेचती है, ठीक है। अब वो कंपनी मेरे पास आई, अभी ऑरेंज को बनने में टाइम है, 1 महीना टाइम और लगेगा, 1 महीने के बाद में ऑरेंज पूरे रेडी हो जाएंगे, पूरे पक्के रेडी हो जाएंगे, ठीक है। कंपनी मेरे पास में है कि भाई ये पर्टिकुलर प्राइस है, मान लो ये पूरे जमीन के आप मेरे को ऑरेंज जूस दे देना 3 लाख रुपए में। उन्होंने मेरे साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अभी क्या ऑरेंज मूवेबल है? अभी तो वो जमीन से अटैच्ड है बेटा, अभी तो वो झाड़ पे लगे हुए, अभी वो मूवेबल नहीं है, सही बात है। तो जब लेकिन वो मूवेबल नहीं है, लेकिन उसका क्या, सेल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है कि ये 1 महीने बाद में जब ये पक जाएंगे तब सेल होएगा, ठीक है।
तो ऐसे चीज को भी अपन लोग गुड्स मान लेंगे। ठीक है, इसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जैसे मान लो मेरे मतलब मेरे खेत में एक पेड़ है, वो पेड़ पूरा सूख चुका है। अब वो पेड़ ऐसा खड़ा है पूरा सूख चुका है, पर उसकी लकड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो उसको भी अपन लोग, वो गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है अभी, मतलब वो लैंड पे अभी भी अटैच्ड है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है, लेकिन उसका मैं कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हूँ, तो वो गुड्स के डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कॉटन उगाती हूँ मैं, ठीक है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मुझसे कॉटन खरीद लिया, अभी क्रॉप आने को टाइम है, मान लो 2 महीना 1 महीना टाइम है क्रॉप आने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी से मुझसे खरीद लिया है। सही बात है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पूरा के पूरा, तो उसको मैं अभी गुड्स मान लूंगी, भले ही अभी वो थिंग्स अटैच टू लैंड है या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है। ठीक है, ऐसी कई चीजें हो सकती है बेटा। अपना बिल बोर्ड लगा होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। बिल बोर्ड लगा है, बिल बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। ठीक है, बिल बोर्ड आप लोग को पता है एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। अभी एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने वो एडवर्टाइजमेंट वो वाली सर्विसेज दे दी, बिल बोर्ड लगा के सर्विसेज दे दी। और वो जो बिल बोर्ड है बेटा लगा हुआ, वो भी गुड्स आएगा, वो भी गुड्स के डेफिनेशन में आ गया, भले ही वो मूवेबल नहीं है। ठीक है, टॉवर लगे हुआ है, टॉवर भी गुड्स है, वो वहां पे लगा हुआ है, अटैच्ड है जमीन से, बट स्टिल वो गुड्स है। ठीक है, तो बेटा गुड्स की डेफिनेशन है, दो चीजें हट जाती है गुड्स से, मनी और सिक्योरिटी गुड्स में नहीं आती है, दो चीजें इंक्लूड होती है। कौन सी? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम में तो अपन आगे देखेंगे कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, और ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू लैंड, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई हो चुका है एक कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, इजी है। आगे अपन सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर्विसेज क्या बोला उन्होंने, एकदम उनको वास्ट डेफिनेशन बनानी थी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। जो चीजें गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, ऊपर में गुड्स की डेफिनेशन में आगे वो गुड्स में चले गए। ठीक है, गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज छोड़कर सब चीजें सर्विसेज, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ठीक है, जैसे मान लो लैंड, क्या लैंड गुड्स के डेफिनेशन में था? नहीं। क्या सर्विसेज के डेफिनेशन में? हाँ, उन्होंने बोल दिया सब चीजें जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वो सर्विसेज के डेफिनेशन में। ठीक है, इतनी वास्ट डेफिनेशन। हाँ, बाद में लैंड को भले एग्जम्प्ट कर दिया है, अपन आगे पढ़ेंगे वो सप्लाई इसमें नहीं आता है, जीएसटी के एम्बिट में नहीं आता है, अपन आगे देखेंगे वो चीजें। ठीक है, बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू, ध्यान से सुनो मेरी बात, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू use of money, conversion by cash or any other mode, currency or domination to any other form, currency or domination for which separate consideration is charged। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लाइन का है, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। देखो, मनी नहीं आता है, मनी ना गुड्स है ना सर्विसेज है, लेकिन 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 सुनो, मैंने किसी को पैसे दिए, मान लो लोन दिया मैंने किसी को, मैंने किसी को लोन दिया है और मैंने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो क्या मैं यूज ऑफ मनी, किसी को मैं पैसे दे रही हूँ यूज करने के लिए, सही बात है, मैं पैसे दे रही हूँ किसी को यूज करने के लिए, और मैं उसके लिए कंसिडरेशन चार्ज कर रही हूँ, मैंने कंसिडरेशन चार्ज किया इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बेटा सर्विसेज के डेफिनेशन में आ गया। ठीक है, यूज ऑफ मनी के लिए अगर कोई चीज, कोई कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, तो वो सर्विसेज के डेफिनेशन में आ गया। सेम है कन्वर्जन, जैसे मान लो मेरे पास में 2000 का नोट है, मुझे 50-50 की नोटें चाहिए उससे, 2000 की नोट से, चलो 2000 तो बंद हो गया अभी, पर स्टिल एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में 2000 का नोट है और मुझे 50-50 की नोट चाहिए। ठीक है, सामने वाले ने मुझे
₹1,1950 दिए और ₹50 उसने ये चेंज देने के बदले खुद का कंसिडरेशन चार्ज कर लिया। ₹50 उसने खुद का कंसिडरेशन चार्ज कर लिया मुझे ये चेंज देने के बदले। क्या इसने सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया मेरे लिए? हाँ, 2000 के बदले मुझे ₹1950 दिए, ₹50 उसने खुद चार्ज कर लिया। ठीक है, तो बेटा ये जो ₹50 है ना, इधर से ₹50, ये ₹50 सर्विसेज में आएंगे। ये मतलब सर्विसेज में इंक्लूड होंगे। ये ₹50 पे जीएसटी लगेगा। भले ये 1950 पे नहीं लगेगा क्योंकि ये तो पैसे के बदले पैसे दिए। ठीक है, लेकिन ये ₹50 से सेपरेटली चार्ज कर लिए, उसलिए ₹50 पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, मान लो डॉलर का रेट अभी 85 चल रहा है, 83 चल रहा है मान लो। ठीक है, मैं कन्वर्जन कराने गई, मेरे को रेट पड़ा 84.5। मैंने तो देखा था ऑनलाइन 83 दिख रहा था, मुझे रेट पड़ा 84.5। तो उसने पर डॉलर पे मेरे से 1.5 रुपीज कंसिडरेशन चार्ज किया। हर एक डॉलर चेंज करवाने पे मुझसे 1.5 रुपीज कंसिडरेशन चार्ज किया। सही बात है। तो ये कंसिडरेशन काय के लिए चार्ज कर रहे हैं? कन्वर्जन डिनोमिनेशन सॉरी करेंसी चेंज करवाने के लिए। डिनोमिनेशन ये वाला हो गया 1950 वाला। करेंसी चेंज कराने के लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुआ, तो इस पे भी जीएसटी लगेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ एक बार। मान लो 10 लाख का लोन है, इस पे इंटरेस्ट है, सामने वाले ने मुझे विद इंटरेस्ट पे किया 11 लाख रुपए। ठीक है, मुझे 11 लाख रुपए मिले। ठीक है, मैंने उसको सर्विसेज दी, ये लोन की सर्विसेज मैंने उसको दी, मेरे को कंसिडरेशन मिला। मैं सप्लायर हूँ, लोन की सर्विसेज मैंने दी, पैसे मेरे को मिले। ठीक है, तो ये 10 लाख तो मेरे को लोन के बदले में मिले, तो 10 लाख पे मेरे को कोई जीएसटी नहीं भरना है। सही बात है, 10 लाख पे कोई जीएसटी नहीं भरना है। लेकिन ये जो 1 लाख है जो मुझे एक्स्ट्रा मिले इंटरेस्ट के रूप में, मैंने यूज ऑफ मनी के लिए कंसिडरेशन चार्ज किया। यूज ऑफ मनी के लिए कंसिडरेशन चार्ज किया। देखो बेटा, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दो। यूज ऑफ मनी के लिए अगर मैंने कंसिडरेशन अलग से चार्ज किया है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए चार्ज किया है, तो इस 1 लाख रुपए को मैं सर्विसेज गिनूंगी। ठीक है, अभी बेटा आप बोलोगे मैम आप लोग ने कहीं पढ़ा होगा, लोन पे तो नहीं आता है मैम, इंटरेस्ट में नहीं आता है जीएसटी। हाँ बेटा, अपन एग्जाम्शन चैप्टर में पढ़ेंगे आगे कि जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ अभी कि इस पर जीएसटी लगेगा या इस पर जीएसटी लगना चाहिए। मैं बस बोल रही हूँ कि ये सर्विसेज के एम्बिट में आ जाएगा। गवर्नमेंट ना बेटा अपने को गुड्स सप्लाई के डेफिनेशन से क्या बता रही है कि क्या क्या चीजें सप्लाई में आएगी। ठीक है, सेम ₹1950 मैंने चेंज करवाए। ₹1950, ₹50 उसका कंसिडरेशन है, ₹50 उसने कम दिए मेरे को, मतलब उसका उसको तो 2000 मिले ना पूरे, मुझे 1950 मिले। ठीक है, ₹50 का उसका फायदा हुआ। तो ये जो ₹50 है ना, ₹50, वो ₹50 पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। सही बात है। सेम वो डॉलर वाला 1.5 पे करना पड़ेगा, पूरे पे नहीं करना पड़ेगा बेटा। जो कंसिडरेशन चार्ज हुआ है बस उतने पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, या वो जीएसटी के एम्बिट में आ गया ऐसा समझो। जीएसटी पे करने से आगे अपन देखेंगे एग्जाम्पशन है नहीं है, उससे अपने को पता लगेगा जीएसटी पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा। सही बात है, इजी है। इसमें आगे एक और चीज उन्होंने अलग से इंक्लूड करके बताई है। देखो, शेयर्स पे तो अगर कंपनी एज अ कंपनी, जैसे मैंने गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल लिया था, शेयर्स ना गुड्स है ना सर्विसेज है, तो सप्लाई का सवाल ही नहीं उठता। सही बात है। अभी जेठालाल डायरेक्टली अपने कंपनी के शेयर, जेठालाल डायरेक्टली अपने कंपनी के, उसके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स वो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं जेठालाल। तो जेठालाल सेल कर सकता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, वो गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है तो वो सप्लाई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, it is clarified that that the expression services includes facilitating or arranging transactions in securities। मतलब क्या है कि जेठालाल ने ना एक ब्रोकर रखा था बीच में। ठीक है, एक ब्रोकर से उसने सेल किया है। तो ये जो ब्रोकर कमीशन लेगा ना दोनों पार्टीज से, सेल वाले से भी लेगा, परचेस वाले से भी लेगा, तो ये जो ब्रोकर जो कमीशन लेगा ना बेटा, उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे मान लो आप लोग शेयर्स खरीदते हो, जीरोदा आपका कमीशन, जीरोदा में आप मतलब शेयर करते हो, जीरोदा कमीशन लेता है, तो जीरोदा उस कमीशन पे अपना जीएसटी चार्ज करता है। आप कभी देखना ध्यान से, आपकी अगर आप ट्रेड करते होंगे तो।
ठीक है, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़े। गुड्स और सर्विसेज की हमारी डेफिनेशन खत्म है। क्या है गुड्स का मतलब? क्या है? कोई भी मूवेबल चीज अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, दो चीजें इंक्लूड कर रखी है, एक तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम और फिर वो ग्रास थिंग्स अटैच टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड जो सप्लाई कर दिया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके। सर्विसेज में क्या है? हर वो चीज जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, उन्होंने बोला सर्विस है। फिर उन्होंने कुछ दो चीजें एक्स्ट्रा में इंक्लूड कर दी। ये वाला कि एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, या फिर डिनोमिनेशन या करेंसी में कन्वर्जन कुछ भी हुआ होगा, अगर उसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुआ है तो अपन सर्विसेज मानेंगे। ठीक है। सपोज मान लो मैंने मेरे फ्रेंड को 1 लाख रुपए दिए यूज करने के लिए, उसने मुझे आगे 1 लाख रुपए लौटा दिए। क्या यहाँ पे कंसिडरेशन अलग से चार्ज हुआ बेटा? क्या मैंने मेरे फ्रेंड से इंटरेस्ट लिया 1 लाख रुपए का? नहीं। सेपरेट अगर कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ है तो सिंपली सर्विसेज के डेफिनेशन में नहीं आएगा। सर्विसेज के डेफिनेशन में तभी आएगा जब सेपरेटली कंसिडरेशन चार्ज हुआ है। ठीक है। बाद में बोला अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन अगर अरेंज या फैसिलिटेट करे तो वो भी अपन सर्विसेज में आ जाएंगे। अबे जेठालाल वाला एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, तो ये सप्लाई नहीं आएगा जेठालाल का। तो जेठालाल ने जो बबीता को शेयर सेल किए, नॉट अ सप्लाई एज इट इज नॉट गुड्स और सर्विसेज। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी बना है एक बार, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो याद रहता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं आगे। हाँ हाँ सब है, सप्लाई के सारे अपने क्या बोलते तो रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, बच्चे उसको सप्लाई बोल के आ जाते हैं। लेकिन बेटा एकदम बेसिक रूल ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो ना गुड्स है ना सर्विसेज है, तो ये आपको ख्याल रखना। ठीक है। चलो आगे। सप्लाई की डेफिनेशन आगे क्या बोलते हैं? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपको गुड्स और सर्विसेज समझ गया, फॉर्म ऑफ सप्लाई क्या क्या है, सप्लाई के क्या क्या फॉर्म है, यहाँ लिखे हुए फॉर्म ऑफ सप्लाई। इन्होंने स्पेसिफिकली इतने फॉर्म दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। इन्होंने सच एज लिखा है वहां पे, एग्जाम्पल्स दिए कि इतने हो सकते हैं, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है। ठीक है। फॉर्म ऑफ सप्लाई क्या क्या है? एक तो सेल, हमारा नॉर्मल सेल का ट्रांजैक्शन, यहाँ पे देगा शॉपकीपर सेल अ पेन फॉर ₹100 टू बायर। ठीक है। सेल एक एकदम सिंपल एग्जांपल हो गया। सेकंड है ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या है बेटा? ये है मेरा फैक्ट्री ए, मेरा ये है मेरा फैक्ट्री ए, ये है मेरा फैक्ट्री बी, दोनों मेरे फैक्ट्री है, दोनों भी फैक्ट्रीज मेरे ही है। ठीक है। मैं ए से बी में दे रही हूँ स्टॉक, ए का स्टॉक बी में दे रही हूँ। ठीक है। क्या ये ट्रांसफर है? हाँ ये ट्रांसफर है, इसको भी अपन सप्लाई का डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है। मेरी ही चीजें, मैं कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रही, कुछ भी चार्ज नहीं कर रही हूँ, अपन आके देखेंगे। लेकिन मैं ट्रांसफर कर रही हूँ ए से बी में। ठीक है। ये फॉर्म ऑफ सप्लाई। एक्सचेंज, मेरे पास में पुराना फोन था, मेरे को नया लेना था। ठीक है। नया फोन मान लो 20,000 का था, मेरे पास में पुराना फोन था, पुराने फोन की अभी कीमत बची है 5,000 रुपये। ठीक है। मैंने एक्सचेंज करवा लिया नए फोन से मेरे पुराने फोन को, मैंने 15,000 रुपये और मेरा पुराना फोन दे दिया। ठीक है। कार का होता है, मान लो 20 लाख की कार थी मेरे पास में, ऑलरेडी कार पड़ी थी। ठीक है। वो कार की कीमत मान लो 7-8 लाख रुपए थी, तो वो 7 लाख की कार उन्होंने ले ली, 20 लाख की मेरे को दे दी, बचा हुआ मैंने कैश में दे दिया। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। बार्टर ट्रांजैक्शन, मैंने किसी को कोचिंग दी, सपोज मान लो मैंने एक डॉक्टर के बच्चे को कोचिंग दी और मैंने मेरा इलाज उससे फ्री में करवा लिया, बार्टर एक्सचेंज। ठीक है। बार्टर मतलब चीज के बदले चीज या सर्विस के बदले सर्विस। एक्सचेंज और बार्टर में एक ही फर्क है, एक्सचेंज में आप पैसे प्लस चीज दोनों देते हो, बार्टर में आप बस चीज देते हो। ठीक है। लाइसेंस, आप लाइसेंस इशू करवा सकते हो, जैसे आपको मान लो आपको कोई शॉप लगानी है, आपको उसके लिए लाइसेंस लगेगा गवर्नमेंट से, उसको लाइसेंस बोलेंगे अपन लोग।
अथॉरिटीज से लाइसेंस लेना। मान लो आपको डोमी खोलना है आपके शहर में, आपके सिटी में आपको डोमिनोज खोलना है, आप डोमिनोज से लाइसेंस लोगे डोमिनोज चलाने का, सही बात है। रेंटल, मान लो मुझे क्लासेस खोलनी है, मुझे क्लासेस खोलने के लिए जगह चाहिए, मैंने रेंट पे ले ली, रेंट फॉर्म ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। मान लो मैं घर रेंट पे ले रही हूँ, वो भी फॉर्म ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब मेरे पास में मेरे ऑफिस में एसी पड़ा है, एसी खराब हो गया, पुराना हो गया, मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, मैंने सेल कर दिया एसी को, वो भी अपना सप्लाई का डेफिनेशन में आ गया, फॉर्म ऑफ सप्लाई में। तो बेटा इसको बाय हार्ट लर्न करने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान रख लो, ठीक है। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, ठीक है। तो अपन ने डेफिनेशन में क्या क्या पार्ट पढ़ लिया? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, फॉर्म ऑफ सप्लाई अपने को पता चल गया क्या क्या है, ये सब फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मान लो गुड्स का सेल हो रहा है, सर्विसेज का सेल हो रहा है, ठीक है, या एक्सचेंज हो रहा है, रेंटल हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है, जो भी हो रहा है, फॉर्म ऑफ सप्लाई किस चीज का होना चाहिए, या तो गुड्स का होना चाहिए या तो सर्विसेज का होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है उन्होंने? मेड और एग्रीड टू बी मेड, या तो कर दिया या करने वाले, मतलब या तो सप्लाई कर दिया या करने वाले, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो बेटा, सप्लाई होने के लिए ना, सप्लाई होने के लिए तीन चीजें होना जरूरी है। पहले तो जिस चीज का सप्लाई हो रहा है वो या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए। दूसरा, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब आप जो सप्लाई कर रहे हो, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन का मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। तीसरा, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मेरा बिजनेस होना चाहिए वो चीजें करने का। मान लो सप्लाई, बिजनेस किसका होना चाहिए बेटा? सप्लायर का। जैसे कंसिडरेशन अपन समझते हैं, आगे कंसिडरेशन क्या है।